हाँ तो भाई स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। ठीक है। आज का जो नया लेक्चर है हमारा वो होने वाला है सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी पे। हम समझेंगे कि सेक्टर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक नए कंसेप्ट से या फिर नया क्या पुराना ही कंसेप्ट है उससे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ उसकी प्रॉपर डेफिनेशन से। तो मार्केट, नाम तो सुना ही होगा। मार्केट या बाजार हम हिंदी में बोलते हैं। तो यार ये होता क्या है? वैसे तो हमें पता है कि ये वो जगह होती है कि जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदने या बेचने जाते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो यार ये भी सुन के तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा कि यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसकी कोई थ्योरेटिकल अलग से डेफिनेशन नहीं होती। तो मार्केट वही जगह है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अब हमने इसको पढ़ा क्यों? ये तो हम अब ये चीज़ एक्चुअली क्या है ना, ये चीज़ आगे काम है। क्योंकि यार इकोनॉमी कुछ नहीं होता। इकोनॉमी इज द बिहेवियर ऑफ ए मार्केट या फिर कंडीशंस प्रिवलेंट इन अ मार्केट। तो इसीलिए हमें पहले मार्केट को समझना ज़रूरी है, तभी जाके हम इकोनॉमी को समझ पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो मार्केट से ही तो बनी हुई है, छोटे बड़े बहुत बड़े। तो इसीलिए मैंने आपको मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाया इस कॉन्सेप्ट से। वैसे तो सबको पता ही होता है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी गया ही होता है मार्केट। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात यार, ये सेक्टर क्या है? पहले तो इस सेक्टर को समझो। तो सेक्टर होता है किसी भी चीज़ का पार्ट। ठीक है। मैथ में पढ़ा है ना, एक सर्कल में एक सेक्टर होता है, ये सेक्टर कहलाता है। तो ये क्या है? ये एक पार्ट है सर्कल का, जिसे हम सेक्टर बोल देते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। एक देश होता है, उसकी इकोनॉमी होती है। तो उस इकोनॉमी को भी हम पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए, प्लान करने के लिए। तो उसको हमने सेक्टर्स में बांट रखा है। अब इन सेक्टर्स में जो हमने बांटा है, इसका जो बेसिस होता है वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग बेसिस बनाए जाते हैं, और फिर बेसिस के बेसिस के जरिए उनको क्लासिफाई किया जाता है। किसको? इकोनॉमी को। सबसे पहली बात, सेक्टर जो है वो हमारा पार्ट होता है, किसी भी चीज़ का पार्ट या सेक्शन, हिस्सा, ये हम बोल सकते हैं। तो आज हम इकोनॉमी के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। मेजर इकोनॉमी के जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। चलो फिर शुरू करते हैं। तो तो हमने इकोनॉमी को बांटा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में। अब हमने जो इस चीज का बेसिस रखा है वो हमने लिया है बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स यूज्ड। कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, किस टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, उस वो हमने इसमें बेसिस लिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी का मतलब ही सबसे बेसिक होता है। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे बेसिक होता है, यानी कि इस सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है। अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस सेक्टर को, वो जितने भी काम होते हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं खेती करता हूँ, या मैं छोड़ो, हम एक पार्टिकुलर इंसान की बात कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि वो खेती कर रहा है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो वो क्या है? वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना। उसने ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट किया। वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं किसी फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन के फॉर्म में है, सीड की फॉर्म में है।
तो वही वो है तो नेचुरल रिसोर्सेज ही। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो तुम देख रहे हो ना कैसे हमने जितने भी जो काम हैं हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, हमने उनको कैसे क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो यार सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल्स को। वी प्रोसेस रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल जो हमने प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट किए थे। तो प्राइमरी सेक्टर से जो एक्सट्रैक्ट हुआ वो सेकेंडरी में गया। सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उन रॉ मटेरियल्स से कोई और नई चीज़ बनाते हैं, या उन रॉ मटेरियल्स को फर्दर प्रोसेस करके उनको रिफाइन करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यार स्टील की फैक्ट्री। वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स आते हैं, उनको क्लीन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और फिर उनको एलॉय में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि स्टील एक एलॉय तो है। फिर उस एलॉय का यूज़ करके हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारे यूटेंसिल्स हो गए, कार्स हो गई, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो स्टील से बनती हैं या किसी एलॉय से, मेटलिक एलॉय से बनती हैं। तो वो सारे काम जो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टील वर्क्स हो गए, ड्रेस मेकर, बिल्डर्स, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। अब पेट्रोलियम इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उससे कोई नई चीज़ बना रहे हैं। देखो पेट्रोल हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें मिलता है क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके हम उसको सेपरेट करते हैं, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, ठीक है, कोल तार, ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। तो हम कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं ना उससे, रॉ मटेरियल से, तो इसलिए पेट्रोलियम को हमने सेकेंडरी सेक्टर में रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी सेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये इकोनॉमी का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट करके हमें यही देता है। रिसोर्सेज इन सेंस मनी। तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? तो टर्शरी सेक्टर में ना सर्विसेज देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी सर्विसेज दे रहे होंगे, जैसे याद है हमने लेक्चर नंबर 2 में गुड्स एंड सर्विसेज पढ़े थे। तो शायद लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में हमने गुड्स एंड सर्विसेज पढ़े थे। तो उसमें जब हमने सर्विसेज की बात की थी, वही सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती है। वो जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी टर्शरी सेक्टर में आएंगी। तो टर्शरी सेक्टर में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फर्दर सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यार डिस्ट्रीब्यूट करना तो एक तरीके से तुमने अगर तुम ध्यान से देखो तो वो सर्विस ही हो गई एक तरीके से, है ना। कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन या टीचिंग बोल लो, एंटरटेनमेंट, ये सारे हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना उनको रिफाइन कर रहे हैं, पर कोई हमने ऐसी सर्विस बना रखी है जो हम दे रहे हैं जिससे इकोनॉमी चल रही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये भी एक सर्विस है, ठीक है। तो यानी कि फर्दर जब इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कोई ऐसा काम किया जाता है जो इसको सपोर्ट करे, इसको सपोर्ट करे और बाकी और किसी चीज़ को भी सपोर्ट करे, तो हम उसे टर्शरी सेक्टर की वर्क में क्लासिफाई कर देते हैं। आई होप यार समझ में आया होगा। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना ही आता है इसमें से। अगर बहुत डिटेल में आता तो बुक्स में भी बहुत डिटेल में दे रखा होता, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यार ये तो 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हो गए, ये मेन सेक्टर्स थे सारे तीनों के तीनों। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा
कुछ नए सेक्टर्स को भी जोड़ा गया है। अब ये कौन से सेक्टर हैं? तो पहला है हमारा क्वाटरनरी सेक्टर। अब कुछ लोग इसको सर्विसेज सेक्टर या टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट मानते हैं। कुछ लोगों ने इसे थोड़ा सा अलग कर दिया है उससे, और कुछ लोग इसको कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर मानते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है या फिर समझौता नहीं है लोगों में, साइंटिस्ट में, कि हम इसको कहाँ पे रखेंगे। तो लेकिन तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो इस पर क्वेश्चन भी बनता नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये जरूर पूछ लेगा कि ये होता क्या है। तो क्वाटरनरी सेक्टर को हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर, मतलब ये भी बोलते हैं हम इसे नॉलेज सेक्टर। तो इस सेक्टर में हम ना सारी नॉलेज, अब देखो नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम सारी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज को होते हुए देखते हैं। अब नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज क्या हो गई? तो एजुकेशन हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, अकाउंटिंग हो गई, ठीक है, रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट हो गया, किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बिजनेस हो गया, ये सब जो है जिसमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, वो क्वाटरनरी सेक्टर में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। अब तुम बोलोगे यार सारी सर्विसेज सेक्टर में, सारी सर्विसेज में नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इनमें ऐसा क्या खास? तो यार मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि नहीं, सारी सर्विसेज में नॉलेज की ज़रूरत ज़रूरी नहीं हो। ठीक है। जब वो नॉलेज बोलता है तब वो बोलता है किसी पर्टिकुलर स्किल या ट्रेड में नॉलेज। जैसे अकाउंटिंग की अलग नॉलेज होती है, कंसल्टिंग सर्विसेज की अलग नॉलेज होती है, एजुकेशन यानी टीचिंग की अलग नॉलेज होती है, रिसर्च में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप रिसर्च कर रहे हो उसकी अलग नॉलेज होती है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बहुत जेनरिक होती हैं, जिनके लिए आपको बहुत कोई स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है गाड़ी चलाने के लिए या ट्रक चलाने के लिए? नहीं ना। कोई स्पेसिफिक, कोई भी चला सकता है इसको, कोई भी कर सकता है। ठीक है। टैक्सी ड्राइवर हो गया, वही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है। तो क्या उसे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल कोर्स करना पड़ता है या नॉलेज गेन करनी पड़ती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें नॉलेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, और जिनमें पड़ती है हमने उसको क्वाटरनरी सेक्टर में रख दिया है। आपके टीचिंग है, आपके टीचर्स होते हैं, फिर चाहे वो किसी कोचिंग के टीचर हो या स्कूल के टीचर हो, उनको एक प्रॉपर स्किल उनके पास है टीचिंग की। तो उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ी, उस चीज़ का कोर्स करना पड़ा, उस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ी, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या सर्विस के लिए। इसी वजह से हमने उसको नॉलेज सेक्टर में या क्वाटरनरी सेक्टर में रखा है। आई होप यार समझ में आया होगा तुम्हें नॉर्मल टर्शरी सेक्टर में और क्वाटरनरी सेक्टर में अंतर क्या है। इसको हमने एग्जाम्पल की तरह, उस एग्जाम्पल की मदद से समझा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, और जो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, जॉब्स हैं, स्किल्स हैं या सर्विसेज हैं, जैसे एजुकेशन, कंसल्टिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये हमारी क्वाटरनरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं एक और सेक्टर की, जो कि है हमारा क्विनरी सेक्टर। तो यार फिर से हमने टर्शरी सेक्टर से कुछ चीज़ें ऐसी उठाई और क्विनरी सेक्टर में डाल दी। क्विनरी सेक्टर डील्स विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बाय whom? डिसीजन मेकिंग बाय हाई लेवल ऑफिशियल्स। एग्जाम्पल,
किसी कंपनी का सीईओ हो गया, एमडी हो गया, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में, है ना, इकोनॉमी को रन करने के लिए, तो वो सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विनरी सेक्टर में आता है। जैसे सीईओ, अगर किसी कंपनी का कोई सीईओ है, उसने कोई डिसीजन लिया कि हम इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे या इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो डिसीजन मेकिंग उसने करी वो क्विनरी सेक्टर का पार्ट है। देखो वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, अपनी कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा है, तो ये जो उसकी सर्विस है डिसीजन मेकिंग की, ये क्विनरी सेक्टर में आती है। तो क्विनरी सेक्टर में हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग होती है, और ये डिसीजन मेकिंग मेजर ऑफिशियल्स जो हो जाते हैं, सारे हाई लेवल ऑफिशियल्स हो गए, चाहे वो प्राइवेट ऑफिशियल्स हों या पब्लिक ऑफिशियल्स हों, उनके द्वारा ये सारा किया जाता है। तो ये इसमें इतना ही है, बस इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी और क्वीनरी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स यूज्ड, और इसको कई सारे बेसिस के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बेसिस, और वो नेक्स्ट बेसिस क्या है? वो नेक्स्ट बेसिस है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी कौन ओन कर रहा है उस बिजनेस को। तो इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप में हमारे पास दो होते हैं सेक्टर्स। ठीक है, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। नाम से ही समझ गए होंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का मीनिंग। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। देखो इसको पब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से ही बनी होती है, और लोगों के लिए, लोगों के वजह से बनी होती है, तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर किया कहा जाता है ना। क्योंकि यार गवर्नमेंट का ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कोई एक फैमिली है। देखो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में तो यही होता है कि गवर्नमेंट कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती, वो लोगों से ही बनी होती है, तो इसलिए हम उसको पब्लिक बोल देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पब्लिक ऑफिशियल्स भी बोला जाता है कभी कभी। तो जो गवर्नमेंट ओन्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब देखो इसके, सॉरी एग्जांपल देना भूल गया। जैसे हो गया हमारा रेलवे, डिफेंस, ठीक है, कहीं कहीं पे पेट्रोलियम भी ओन करती हैं गवर्नमेंट, और पोस्टल सर्विसेज हो गया। जितनी भी एग्ज़ाम करवाने वाली, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़, जैसे यूपीएससी, एसएससी, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए जितने भी, ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है ना। तो अब कोई होशियार इंसान, लेजिट होशियार इंसान ये पॉइंट आउट कर सकता है कि यार कहीं कहीं तो रेलवे प्राइवेट भी होती है। हाँ ये बात सही है कि कहीं कहीं पे प्राइवेट होती है, बट यार ये तो एक एक्सेप्शन हो गया। हम जनरल केसेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि जो रेलवे है वो कंप्लीटली प्राइवेट हो। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में ये देखा गया है कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गई, और डिफेंस हो गया, इसमें गवर्नमेंट का ही मेजर पोर्शन होता है, मेजर ओनरशिप होती है, तो इसीलिए हम इनको पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की गई चीज़ों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा
ओन की गई चीज़ों को, वो जब चीज़ें हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यार, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी पोर्ट्स या अडानी ग्रुप, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी हैं। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड है, इनमें गवर्नमेंट इनको ओन नहीं करती, एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है। और यार ओनरशिप का मतलब ही क्या होता है? ओनरशिप का मतलब होता है, ओनरशिप का, अरे यार, ओनरशिप का मतलब ही ये होता है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ डिसीजन और द एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। यही तो ओनरशिप होती है भाई। अगर आपकी कोई चीज़ है, तो अगर आप उस पे ही डिसीजन ले पा रहे हो कि आप उसका क्या करोगे, तभी तो आपकी ओनरशिप कहलाएगी। और अगर किसी और की चीज़ है, अगर उस पर किसी और की ओनरशिप है, तो आपका उस पर डिसीजन मेकिंग कम होगा ना, या बिल्कुल नहीं होगा। तो ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में यही अंतर होता है कि उसमें डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। एक पब्लिक कंपनी में लोग डिसाइड करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। और एक प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कंपनी में उस कंपनी का जो मेजर स्टेक होल्डर है, या जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल नेग्लिजिबल होता है। देखो, बिल्कुल कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। आसपास क्या होता है हम उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल कंपनीज को फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, मेजर डिसीजन मेकिंग लोगों की ही होती है जो उसमें ओनरशिप होल्ड करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं अ, हमारे सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ नया है, मतलब नया तो नहीं है खैर। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी हमने सेक्टर को इस हिसाब से भी बांट रखा है, इकोनॉमी को, सॉरी, इस हिसाब से भी बांट रखा है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल जैसे इनका इनका नाम है बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, वैसे इनका काम भी है बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। तो पहली चीज़ ये है कि इनमें जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का क्या मतलब है? मतलब कि एक ही जगह पे होती है? नहीं, फिक्स्ड टर्म होते हैं और कंडीशंस होती हैं जिनको इजीली इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो नॉट फिक्स्ड होती है, इट्स नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इजीली चेंज की जा सकती हैं, ऑल्टरनेट की जा सकती हैं, इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं। जैसे कि मान के चलो, कोई इंसान है, पब्लिक सेक्टर, जैसे कोई इंसान है जो किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। दो इंसान है, ए एंड बी। ठीक है, यार ड्राइंग मेरी बहुत खास नहीं है, तो आई होप आप उससे काम चला दोगे। तो ए एंड बी, ये जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला इंसान। तो जो ए है उसके लिए फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशन है 6 आवर्स की वर्क। लेकिन जो बी है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है 8 आवर्स ऑफ वर्क, प्लस माइनस जितना, प्लस माइनस एक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ?
यानी कि ए के लिए फिक्स है वो कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में दे दी हैं कि आप इतना काम करेंगे और जितना आपका काम जैसे ही हो जाता है आप जा सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा यार, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया में, वहाँ पे फिक्स्ड कंडीशंस होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है ना। 6 से 7 घंटा अगर आप ऑफिसर्स हो बैंक में या कहीं पे भी, तो हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स में 6 to 8 आवर्स रहता है। अब बात करते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मोस्टली प्राइवेट जॉब्स आती हैं, यानी कि जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि तुम कितना काम करोगे और कितना काम नहीं। वो चाहे तो आपको बोल सकता है कि आप 1 घंटे काम करके चले जाओ, वो चाहे तो आपको बोलेगा कि आप 14 घंटे काम करो। हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर की क्रूअल्टी की वजह से और वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से लोग काफ़ी सफ़र किए हैं। उनकी हेल्थ सफ़र करी है और उनके रिलेशंस सफ़र करे हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं। इसीलिए ये भी कारण है कि लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भागते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ और प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में वर्क नहीं करना चाहते जहाँ पे आपको 14 आवर्स तक का वर्क करना है। ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिस में करो, लेकिन फिर आपको घर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके एम्प्लॉयर ने फोर्स किया है, कोर्स किया है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो यार आई होप कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि कैसे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और कैसे ये फिक्स होती हैं ऑर्गेनाइज में और वेरिएबल होती हैं अनऑर्गेनाइज में। ठीक है। एक और हम पॉइंट इसमें दे सकते हैं ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज में, कि इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस तो ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है। इन लोग की नो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी होती है इनके पास। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको पेंशन मिल जाएगी, या फिर आपका जो पेंशन फंड है वो आपको मिल जाएगा जब आप रिटायर होगे। यहाँ पर नो सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, खासकर इंडिया में। हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में हो या होती हो, लेकिन इंडिया में इतनी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कि वो आपके लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करें। तो आई होप ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस कैसी हैं। इस पे भी हमने इकोनॉमी को क्लासिफाई कर रखा है 2 ग्रुप में। ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये आज के लिए इतना ही है। हमने 3 बेसिस पढ़े। फर्स्ट बेसिस था कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज। ठीक है। सेकंड बेसिस था हमारा कि ओनरशिप किसकी है। और थर्ड हमारा बेसिस है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसी हैं, या कौन दे रहा है एम्प्लॉयमेंट। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो यार मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं जितने भी, चाहे वो डिफेंस के हों, रेलवे के हों, बैंक के हों, इंश्योरेंस के हों, पुलिस फोर्स हो, ठीक है, पैरामिलिट्री हो, या फिर सिविल सर्वेंट्स हो। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मैं आपको बताना भूल गया, जो कि मैं बता देता हूँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे गिग वर्कर्स आ गए। ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बोलूँगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो गवर्नमेंट में भी होते हैं, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्राइवेट जॉब्स में करते होते हैं लोग। तो जितने भी लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। गिग वर्कर्स जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यार जो गिग वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट में
एग्जिस्ट नहीं करता बहुत हद तक। ये जो है हमारा प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है। होम बेस्ड वर्कर्स हो गए, यानी जो घर से काम कर रहे हैं वो, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, अब सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा हो तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। या कोई वेज वर्कर हो गया। वेज वर्कर वही नॉर्मल वर्कर जो सैलरी पे काम कर रहा है। आपके हो देखो बहुत सारे लोगों के घर में नौकरानी और नौकर लगे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। तो वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही तो हिस्सा है। हो सकता है आप उन्हें कभी भी निकाल दो, कभी भी रख लो। आप उनसे पैसे भी नेगोशिएट कर सकते हो कि हम इतने देंगे इतने नहीं देंगे, ये सब चीज़ें। तो वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हिस्सा है। अब बहुत लोगों के मन में एक डिबेट आती है कि यार बेटर कौन है, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड में। तो यार ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी एक फैक्टर को लेके कि ये बेटर है। ऑर्गेनाइज्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और अनऑर्गेनाइज्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसको हम कभी किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।